गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज शुरू करेंगे 10th क्लास से अपनी जो इकोनॉमिक्स की बुक है आर्थिक समझ, उसका फोर्थ लेसन वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण, विश्व का एक होना। वैश्वीकरण व्यापारिक दृष्टि से, यानी कि विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के कैसे संबंध रहे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। विश्व के शीर्षस्थ निर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। हमारे भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी। आज भारत विश्व की लगभग सभी शीर्षस्थ कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। तीव्र मतलब तेज़ गति से इनकी संख्या बढ़ रही है। कमीज़ों से लेकर टेलीविज़नों और प्रसंस्कृत फलों के रस तक हमारे बाज़ारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाज़ारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाज़ार पूर्णतः परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया, मतलब बदल गया है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अंतर्देशीय उत्पादन, अंतर्देशीय जो एक देश के अंदर होता है अंतर्देशीय उत्पादन कहलाता है। 20वीं सदी के मध्य तक उत्पादन मुख्य देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्मित होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। यह बड़ी कंपनियां जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग है, जब ये कंपनियां नहीं आई थी, इससे पहले का युग है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती हो, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट यहाँ से, बहुराष्ट्रीय कंपनी से आपका क्या अभिप्राय है? उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने और अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। निम्न उदाहरण पर विचार कर लीजिए। एक उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। परिणाम, उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों में अपनी निकटता के कारण लाभप्रद हैं। बाज़ार में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षक युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लागत का लाभ 50 से 60% बचत कर सकती हैं। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, इसे वैश्वीकरण कहा जाता है। एक देश का व्यापार जब दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंध बनाता है, एक देश जब दूसरे देश के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाता है तो उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। आम और साधारण शब्दों में समझने के लिए यहाँ ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि वैश्वीकरण से आपका क्या अभिप्राय है। सामान्य बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां
सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं जो अपने हितों का देखभाल करती हैं। आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में और अध्ययन करेंगे। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती हैं। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों को खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। निवेश यानी कि कार्य करने के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता हो, वो वस्तु खरीद लेना व्यापार के लिए, उसे निवेश कहा जाता है। विदेशी निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश भी कहते हैं। जो बहुराष्ट्रीय दूसरे देश में जाकर जब हम खर्च करते हैं व्यापार के लिए, उसे विदेशी निवेश। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनी अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक बहुत बड़ी अमेरिकी कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परक फूड जैसी छोटी भारतीय कंपनी को खरीद लिया। परक फूड ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन अपना बाजार तैयार कर लिया, जहां उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे। परक फूड के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल फूड्स का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रति निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। वास्तव में कई शीर्षस्थ कंपनियां की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल और खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर उन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादों की मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही है। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए इसमें एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना कर दी जिसने। महिंद्रा के बारे में ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण के बारे में बात करेंगे हम। लंबे समय से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों को, इन मार्गों को होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई थी। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचाने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। भारत में चीनी खिलौनों के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि भारत में जो चीनी खिलौने बड़े सस्ते हैं, सुंदर हैं, आकर्षक हैं। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजार में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पाद एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का एकीकरण में सहायक होता है। वैश्वीकरण क्या है? यहाँ आता क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार
मोस्टली हर बार रिपीट होता है एग्जाम में, 3 नंबर के लिए पूछा जाए या 2 नंबर के लिए पूछा जाए। वैश्वीकरण क्या है? विगत 2 या 3 दशकों में अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकसित या अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलापों, वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे की अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। प्राय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं, किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं जिनसे वैश्वीकरण संभव हुआ? प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इससे लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर चाहिए। इससे भी अधिक उल्लेखनीय है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत यानी कि तेज़ गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन और फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने का, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारी प्रवेश में भी संसार में भी प्रवेश किया होगा, जहां जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं लगभग उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात कर सकते हैं। वॉइस मेल यानी कि दूरस्थ व्यक्तियों से बात की जा सकती है। वैश्वीकरण ने संचार प्रौद्योगिकी में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, पूरे संसार को एक करने में, पूरे संसार को नज़दीक लाने में। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण, हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों की आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी। चीन के खिलौने अब भारत के बाज़ारों में इतने सस्ते नहीं रह पाएंगे और चीन इसका आयात सम्मत कम हो जाएगा। भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। इसे अवरोध इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोध का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों और विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए अनिवार्य माना गया। 1950 से 1960 के दशक में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों में विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों के कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए।
सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया, अतः विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश से वे अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से हो रहा है, यानी कि एक देश से वस्तु दूसरे देश में जा रही है और दूसरे देश से हमारे देश में आ रही है, और विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती हैं। सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी गई। उदारीकरण, जैसे वैश्वीकरण ऐसे उदारीकरण, यानी कि सरकार की नरम नीति के कारण हम अपनी वस्तु को दूसरे देश में भेज सकते हैं और दूसरी वस्तु हमारे देश में आ सकती है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात और निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन जो पूरे संसार के व्यापार की देखरेख करता है, उसे व्यापार संगठन कहा गया, WTO। कई बार इसकी फुल फॉर्म आ जाती है एक नंबर के लिए। WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। स्टूडेंट्स चैप्टर को ध्यान से पढ़ते रहें साथ साथ में, क्योंकि बीच में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये 2 नंबर के लिए है, 3 नंबर के लिए है, और लेसन के अंत में हम लोग जो इसके अभ्यास के NCERT अभ्यास के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखते रहें और बने रहें मेरे साथ। विश्व व्यापार संगठन, हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया है। इन संगठनों का मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक है। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए, देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक देश का दूसरे देश में जो व्यापारिक संबंध है वो मुक्त होना चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए, अपनी नीतियाँ उदार बनानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय बाजार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारित करता है और देखता है कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों में अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा गया है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, भारत के ऊपर इस वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा? 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, कुछ प्रमाण देखते हैं। वैश्वीकरण उत्पाद स्थानीय विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में और धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणाम ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंक पदार्थों, खाद्य पदार्थों, बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादकों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभ कमा रही हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है और अपने उत्पादक मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया है। इससे भी आगे वैश्वीकरण की कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियां, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसर का सृजन किया है। भारतीय कंपनियों द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि, डाटा एंट्री, लेखांकन, प्रशासनिक
कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती है। बड़ी प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा का एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्रतिस्पर्धा कपड़ा मिल में। उपरोक्त कार्य परिस्थितियों और श्रमिकों की कठिनाइयां भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं में सामान्य बात हो गई है। आज अधिकांश श्रमिक संगठित असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमश कार्य परिस्थितियां असंगठित क्षेत्र के समान होती हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे सुशीला और को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता जिसका वह पहले उपयोग करती थी। एग्जाम्पल दिए गए, एग्जाम्पल को समझाया गया। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। न्याय संगत कि वैश्वीकरण सही है या नहीं है सभी के लिए। उपयुक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है क्योंकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है। तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है? न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रतिभाशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। आपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है, जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हों। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। यह न्यायसंगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता की न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सारांश, ये था हमारा लेसन वैश्वीकरण। अब आते हैं इस लेसन के कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से बीच में कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, जैसे पहला ही क्वेश्चन आता है इसमें, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? साधारण शब्दों में अगर बात करें, एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना, उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? इसके बारे में दे सकते हैं, क्योंकि अगर विदेशी निवेश या विदेशी व्यापार के ऊपर रोक लगाई जाएगी तो उससे वो वस्तु के ऊपर टैक्स लगेगा और वस्तु हमारे देश में आते आते महंगी हो जाएगी, इसलिए हमारे बाज़ारों में हमारी वस्तुओं की डिमांड रहेगी। फिर सरकार क्यों हटाना चाहती है? ताकि हमारी वस्तुएं दूसरे देश में और दूसरी वस्तुएं हमारे देश में विकसित, जिससे हमारा दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बना रहे, ये बढ़े। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? वेरी गुड। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? दूसरे देशों बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी जब एक देश से दूसरे देश में जाकर अपनी ब्रांच खोलती हैं, अपने ऑफिस खोलती हैं, उन कंपनियों के बारे में बात की गई है। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, यह बिल्कुल नहीं है। वैश्वीकरण का जो संपन्न लोग हैं वो वैश्वीकरण का ज़्यादा फायदा उठाते हैं बजाय छोटे कामगारों के। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है? विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? एक है, वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? ये हैं इस लेसन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके ऊपर हमने डिस्कस किया, और ये सारे के सारे हम लोग लेसन के बीच में पढ़ चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए, किसी इस लेसन से संबंधित किसी टॉपिक से कोई समस्या हो तो मुझे लिख भेजें कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारी जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की बुक थी, आज उसका लास्ट चैप्टर, अंतिम चैप्टर था वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आज वो फिनिश होता है, यानी कि हमारी एक बुक कंप्लीट हो जाती है।
इकोनॉमिक्स की 10th क्लास। धन्यवाद।